नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं SC ST रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट के खिलाफ आज पूरे देश में SC ST से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन ने बंद का कॉल किया था। राजस्थान को छोड़ दें तो देश के किसी भी हिस्से में उस तरीके का प्रभावी बंद देखने को नहीं मिला, चाहे वो यूपी ही क्यों ना हो। बिहार में भी ये डिवीज़न देखने को मिला, जिस डिवीज़न की चर्चा जीतन राम मांझी लगातार करते आए हैं। जो SC में जो सबसे ज़्यादा नौकरी में है या जो सबसे ज़्यादा सुविधा भोग कर रहे हैं, उसको लेकर जो उन्होंने एक वर्गीकरण किया है कि 22 में सिर्फ 4 जातियों को लाभ मिल रहा है, 18 जातियों को लाभ नहीं मिल रहा है। खुफिया रिपोर्ट भी है और मीडिया का भी रिपोर्ट यही है कि वो बिहार की 18 जातियां आज के बंद से थोड़ी दूरी बनाए हुए दिखा के भाई अपने आप को वो अलग कर रहे हैं। और अगर आप बिहार के उस भीम सेना के ऑर्गेनाइजेशन को भी देखिए तो उस ऑर्गेनाइजेशन में भी उन 18 SC की बड़ी भूमिका नहीं है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन पद पे वो लोग नहीं हैं। ये भी आज के बंद के दौरान जो अलग अलग जिलों से जो खबरें आई हैं, उसको देखने से भी यही लगा कि जो D4 की बात करते हैं मांझी, अधिकांश भीम सेना से भी इसी जाति से जुड़े हुए लोग सक्रिय सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। और ये वर्गीकरण सिर्फ बिहार में ही नहीं, यूपी सहित कई राज्यों में, साउथ के राज्यों में तो और अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिली है। और राजस्थान में जो कुछ भी हुआ है उसका असर आने वाला वक्त में जरूर दिखेगा। जिस तरीके से मीना और दूसरे जाति के लोग आमने सामने हुए, स्कूल बंद करना पड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जो देशबंदी का आयोजन किया गया था, वो उस आयोजन को लेकर जो खुफिया विभाग की जो रिपोर्ट PMO को दी गई है, या फिर बिहार के खुफिया विभाग के अधिकारियों ने जो स्टेट मिशनरी ने जो मुख्यमंत्री को दिया है, IB ने जो भारत सरकार को दिया है, उस रिपोर्ट की माने तो जो सरकार को अंदेशा था कि आज के बंद में काफ़ी हिंसा हो सकती है, आज के बंद में बहुत सारे तरीके के, मतलब बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो अभी तक इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर ओपिनियन जाहिर नहीं किए थे, ऐसे लोग भी सामने आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस सहित अधिकांश पार्टियां इस बंद से अपने आप को अलग रखा है। मतलब साफ है कि जो बंद को लेकर जो IB की रिपोर्ट है या जो मीडिया रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बाद खबर ये आ रही है कि मोदी जिस उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लेकर उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी, कहा भी जाता है कि इस पूरे केस के पीछे, मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसके पीछे कहीं कहीं संघ की बड़ी भूमिका थी, BJP की बड़ी भूमिका थी। जितने पिटिशनर हैं उसमें कई पिटिशनर का सरकार से बहुत ही गहरा ताल्लुकात। तो आज की बंदी के बाद नरेंद्र मोदी भले ही कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, 9वीं अनुसूची में डालने की तो बात छोड़िए, आने वाले समय में इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हूबहू मोदी लागू कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से मायावती, लालू यादव का परिवार, चिराग, जो कास्ट की राजनीति करने में जो स्थापित लोग हैं, अखिलेश, जो चाहते हैं कि पिछड़ों में डिवीज़न ना हो, दलितों में डिवीज़न ना हो। दलित मतलब सभी दलित, पिछड़ों मतलब सभी पिछड़ों, उसमें कोई डिवीज़न ना हो, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दें तो दूसरी किसी पार्टी ने इस बंद के समर्थन में ना तो कॉल किया, ना ही बंद के समर्थन को नैतिक समर्थन दिया।
भाकपा माले और सीपीएम सीपीआई जैसे वामपंथी संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन नहीं किया। ऐसे में तेजस्वी का जो गुस्सा है वो स्वाभाविक है, क्योंकि तेजस्वी की तो पूरी पूंजी ही खत्म हो गई है और आने वाले समय में अन्य जो हिंदी राज्य है उन राज्यों में भी कैसे पूंजी खत्म की जाए, जो दबंग पिछली जातियां हैं उसकी राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनकी राजनीति को कैसे हाशिए पर धकेला जाए, इसको लेकर भी कहीं न कहीं इस आंदोलन को लेकर एक उम्मीद थी कि SC ST के सहारे जो हुआ है सभी दलित एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, लेकिन वो निराशा हाथ लगी है। तो ऐसे में तेजस्वी का गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन उनके गुस्सा से कहीं अधिक मांझी ने जिस तरीके से अटैक किया है और मांझी ने जिस तरीके से कहा है कि प्रधानमंत्री हमारी बातों से सहमत है और आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब आज के बंदी की रिपोर्ट के बाद आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर भारत सरकार कोई बड़ा फैसला ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम मांझी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर को वो लागू कराने के लिए सड़क पर आएंगे। तो मांझी जी, आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपका बेटा क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? आपका परिवार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? तो आंदोलन करने से पहले क्या आप त्याग पत्र देंगे? ये मेरा सवाल है। और चिराग पासवान क्या करना है? उनकी क्या प्रतिक्रिया है मांझी जी की प्रतिक्रिया में? दोनों एक ही गठबंधन में हैं, दोनों के राग अलग अलग हो रहे हैं। चिराग पासवान यही चिराग पासवान है, उनका कई जगह इंटरव्यू है, हम वीडियो भी दिखा सकते हैं, ये हमने नहीं बोला है। चिराग पासवान जी ने बोला था कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण जो है छोड़ देना चाहिए, ये उनका बयान है। लेकिन सरकार जो है लगातार इस तरह का काम कर रही है, जहां आरक्षण को समाप्त किया जाए वहां ही लोग सत्ता के भागीदार हैं। नीतीश कुमार जो है एकदम मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। खैर, ये तो बेचारे लाचार हैं, बेचारे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों में वर्गीकरण की बात किया। जैसे किसी घर में 4 भाई होते हैं, आपस में नहीं पटता है तो संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं और गोतिया के रूप में बढ़िया से रहते हैं। आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए कि जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है, उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, MLA में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है, जो 90% से ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट को जितना सुविधा मिली, सुविधा है, वो सबका 90% वही 2, 4, 5 जातियां मिल करके ले लिया है। बाकी जो 18 जातियां बिहार के स्तर में, वो आज हाशिए पर है, मात्र 5% या 7% लाभ मिला है। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हुआ है और ये स्वार्थ की बात नहीं है, ये एकदम गैर स्वार्थ की बात है। तो ऐसे तत्व जो आज बंद का नारा दिया है सब स्वार्थी है। और मैं कल ही 18 जातियों का एक बैठक करके आया था, हम लोगों से मना किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि वर्गीकरण होना चाहिए तो वर्गीकरण होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये बात को हमने कैबिनेट में शेयर किया था। इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है। उन लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारा छोटा भाई किस गुर्बत में है, उसको लोग देखें। तो इसलिए किसी भी तरह से आज के भारत बंद का कौल को हम अच्छा नहीं समझते हैं, इसको अनैतिक और स्वार्थी आंदोलन करार देते हैं। तो आपने सुना तेजस्वी किस अंदाज में बोल रहे हैं और मांझी ने किस अंदाज में
जवाब दिया है और सरकार से किस बात की तस्दीक करने को उन्होंने कहा है। अब जरा एक दलित चिंतक की बात भी हम आपको सुना देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़े दलित चिंतक के रूप में इनकी पहचान है। जरा उनकी भी बात सुन लीजिए कि आज हमने जो खबर चलाई है, जिस खबर को लेकर बड़ा बवेला मचा हुआ है, कई तरह के आरोप हम पर लगे हैं, उन आरोपों के बीच भी हमारी कोशिश यही रही कि जो कुछ भी आज घटित हुआ उस पर सिर्फ मेरा ही नज़रिया नहीं, अन्य पॉलिटिकल पार्टी का भी क्या नज़रिया है, इससे भी आप रूबरू पूरे देश के स्तर पर इसको लेकर जो बातें सामने आई हैं वो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके साथ खड़े होता हुआ दिख रहा है। जरा सुनिए, इस राष्ट्रीय फलक पर एक बड़े दलित चेहरे हैं, जरा क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण का फैसला दिया है तब से जो अगड़े दलित है, जो आरक्षण का लगभग लाभ उठा चुके हैं और लगभग ले रहे एकाधिकार है, बहुत भड़के हुए हैं और घटिया घटिया मिसाल हमें दे रहे हैं। एक मिसाल दे रहे कि 100% आपको सफाई के कार्य में आरक्षण है। हमने कब कहा हमें 100% दे दिए? हम तो कह रहे हैं कि दे दो बांट के। हाँ, शर्त होनी चाहिए कि अगर उसमें अगर कोई जाटव, बनिया, ब्राह्मण अगर उसमें सफाई कर्मचारी बनता है तो सड़क पे झाड़ू लेके सीवर में उतरते हुए वो दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि वो अलग ऑफिस में बैठ जाए। ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। और दूसरा, रोकते आप हैं। हमें आज दूसरे लोग नहीं रोक रहे, हमें रोक रही है मायावती, हमें रोक रहा पासवान परिवार। साबित कर दे यूपी विधानसभा की 403 सीट है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीट है, उनमें से कितनी सीटें वाल्मीकि कौम को देती है उसकी संख्या के हिसाब से। वो उन स्टेटों का नाम नहीं लेना, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब, जहां से आपने कभी जीतना ही नहीं, वहां से अगर आप टिकट दे भी दो तो उसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश जहां से पता है संभावना है कि यहां जीत सकते हैं, वहां से कितनी बार टिकट दी है। बिहार में पासवान परिवार ने पासवान से हटके, दुसाध से हटके बाकी दलितों को कब टिकट दिया है? कभी साबित कर दें। अगर आप दे नहीं रहे तो फिर अलग हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी और जहां से मिलेगी वो सुप्रीम कोर्ट था, वहां तक पहुंच गए और हम भी नहीं पहुंचे। पहुंचा तो एक आदमी था, बेचारा वो जा रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा भी नहीं सकता था, जिसके नाम से केस हुआ, देवेंद्र सिंह के नाम से। उसके पीछे ये लोग अपनी महासभा बना के खड़े हो गए, लाखों रुपए के वकील इन्होंने खुद खर्च करके दिए और धीरे धीरे पंगा लेते 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 खुद आज उस पंगे में फंस गए कि अब सुप्रीम कोर्ट के 7 नहीं, 7 में से 1 कम हुआ, 6, 5 पहले थे, 11 जजों का फैसला हमारे पक्ष में आ गया। और अब उसको मध्य प्रदेश भी मांगेगा, राजस्थान भी मांगेगा, उसको दक्षिण के स्टेटों ने पहले से लागू करने की बात कर दी, और पंजाब में अधूरा है तो पंजाब भी मांगेगा, J&K भी मांगेगा, राजस्थान भी मांगेगा, सारा देश मांगेगा कि जो दलित आरक्षण का लाभ नहीं ले सके और अभी भी पिछड़े हैं और आरक्षण बना था जो पीछे रह गया उसको आगे लाने के लिए, तो वो उसके लिए अलग हिस्सा मांगेगा। आरक्षण एक हिस्सेदारी है। जब मैं कहता हूं आरक्षण एक हिस्सेदारी तो सारा दलित वर्ग खुश हो जाता है, मगर जब मैं कहता हूं कि आरक्षण में उसकी हिस्सेदारी भी है, उसे भी सुनिश्चित करो जो सीवर में जिंदा उतरता है, जिंदा बाहर वापस नहीं आता, जिसने कोरोना काल में चाहे देश में कहीं बम फटा हो अपने नंगे हाथों से लोगों के चिथड़े उठाए हैं, लोगों की लाशें उठाई हैं बिना अपनी जान की परवाह किए, उस दलित के लिए भी सोचो। तब हमें कहते हैं कि आप फूट डाल दें। फूट, अगर इसको फूट अगर हम कहें तो फूट तो आज वो है जो सड़कों पे बिल्कुल एक मर्यादाहीन शर्म व लिहाज छोड़ के सीधे सड़कों पे हमारे खिलाफ खड़े हो आ रहे हैं, नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। फूट तो वो है। या कह सकते हैं कि फूट तो फिर वो भी है कि हम भारत की धारा IPC को छोड़ के हम दलित एक्ट अलग से हमने मांगा, हमने
मानव अधिकार आयोग को छोड़ के हमने कहा कि एससी कमीशन अलग होना चाहिए, तो फूट तो इसे भी कहा जा सकता है, मगर वो फूट नहीं है। वो है जहाँ न्याय ना मिले, जहाँ एक तबका कमज़ोर है उसके लिए व्यवस्था है। वो जैसे महिला कमज़ोर है उसके लिए व्यवस्था है, बच्चे कमज़ोर है उनके लिए अलग से आयोग है, महिलाओं के लिए अलग से आयोग है। तो ये है। दूसरा, हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 2 इल्ज़ाम इन्होंने लगाने शुरू किए। एक, वो जो बाबा साहब के समय भी लोगों ने कहा कि ये पढ़ लिख जाए, स्कूल इनके लिए भी खुले हैं, जाके वहाँ पढ़ लें और आ जाए बराबर। मगर मैं कहता हूँ भी ठीक है, महादलित जो आज है उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा पाए, मगर आप जो पढ़ लिख गए, जो जज बन गए, आप में से वकील बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, और आप लोगों ने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं, तब आपका कोई आपका आदमी दलित बस्ती में आया हो और आके दलित बच्चों की, यानी सफाई कामगार के बच्चों की बाजू पकड़ी हो और कहा हो कि आओ तुम्हें स्कूल छोड़ के आओ? कभी नहीं आए। हाँ, अगर कभी आए हैं तो फूट डालने आए हैं, आके कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष क्या है, या बाबा साहब अम्बेडकर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि की तरह शिक्षा की बात करते हैं, तुम्हें शिक्षित होना, ये कभी नहीं कहा इन्होंने। जब कभी हमारी बस्ती में आए हैं, रिकॉर्ड में है, ये रिकॉर्डिंग में बातें हैं ये जो मैं कह रहा हूं, जब कभी वाल्मीकि बस्ती में आए हैं तो परमात्मा वाल्मीकि के खिलाफ बोले हैं, सुपथ सुदर्शन के खिलाफ बोले हैं, पूरी वाल्मीकि कौम को बिकाऊ कहा है। मैं हैरान होता हूं, हम कब बिकाऊ हैं? कब हमने नागनाथ और सांपनाथ जिनको नाम दिया उनके साथ मिलकर सरकारें बनाई हैं? कब हमने, हमें बताया कि हमने कब जो है किसी टंडन के यहाँ राखी बांधी है? हम कहाँ बिकाऊ हुए? इस कौम को तो मोल भाव आता ही नहीं है। ये कौम तो अभी जज्बात में जी रही है, और जिसने हंस के हाथ मिला लिया उसको जान देने को तैयार हो जाती है।